नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटीज से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए उनके जीवन में एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को पूरा किया। आज इसी क्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं इन्फिनिक्स लेगम के फाउंडर अनीश प्रसून जी से। तो अनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हेलो मैम। अनीश जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इन्फिनिक्स लीगम का क्या कंसेप्ट है और ये किस प्रकार से लोगों को सर्व कर रहा है। इन्फिनिक्स लीगम एक लीगल टेक स्टार्टअप है और हम लोग लीगल टेक बैकग्राउंड से जितने भी जो भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं फैसिलिटीज़ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को, मिनिस्ट्रीज़ को, तो हम लोग ये चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं अभी इन्फिनिक्स लीगम के थ्रू। इन्फिनिक्स लीगम नाम काफ़ी अलग साउंड हो रहा है, तो क्या कंसेप्ट है इस नाम के पीछे का और ये स्टार्टअप आपने शुरू कैसे करा? यस मैम, तो इन्फिनिक्स अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो इन्फिनी मीन्स इन्फिनिटी और 6 मतलब हम 6 लोग मिलकर इसे स्टार्ट किए थे और लीगम इज़ जस्ट फॉर द लीगल वर्ड, जो लीगल हम लोग टेक स्टार्टअप के लिए कर रहे हैं, तो लीगल इन्फिनिक्स लीगम प्राइवेट लिमिटेड। तो बेसिकली ये स्टार्टअप आपने शुरू कैसे करा? हाँ तो मैम क्या हुआ, जब हम लोग कॉलेज में थे तो 2022 में गवर्नमेंट हमेशा एक हैकाथॉन ऑर्गेनाइज कराती है हर साल, तो इसे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन कहते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक क्वेश्चन रेज़ किया था, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया था कि क्या हम आर्बिट्रेशन और मीडिएशन के लिए एक सिंगल डेटाबेस बना सकते हैं जैसे लिटिगेशन का है। तो हमने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट काफ़ी फैसिनेटिंग लगा, हमें लगा कि हाँ इस पे हम काम कर सकते हैं। तो हमने वो चूज़ किया प्रॉब्लम स्टेटमेंट और हमारा LPU में सेंटर पड़ा था हैकाथॉन का, तो हमने वहाँ गया और हम लोग वहाँ जाकर जब हम इसके काम करना शुरू किया हम लोगों ने, तो हमने जीत भी गया, वो हम लोगों ने वो पूरा हैकाथॉन जीता और तब हम लोगों ने सोचा कि इस पर एक स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। 2022 में हैकाथॉन ऑर्गेनाइज हुआ था लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब में। तो आप इस हैकाथॉन का एक पार्ट बने थे। क्या बेनिफिट्स रहे इस हैकाथॉन से और क्या आपको एक रोल प्ले इस हैकाथॉन का हुआ आपके स्टार्टअप के ग्रोथ में? यस मैम, तो जब हैकाथॉन का प्रॉब्लम क्योंकि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने दिया था तो हम लोग डायरेक्टली कनेक्ट हो सके मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के थ्रू कि हाँ हम लोग अपना जो भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे वो सबसे पहले मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के थ्रू एक चैनल में जा सकता है और वहाँ पे हमारे एप्लीकेशन को यूज़ किया जा सकता है। बात करें अगर आपके स्टार्टअप की, तो आपका स्टार्टअप डील किन तरीके के केसेस में करता है? मैम ये जनरली आर्बिट्रेशन और मीडिएशन केसेस को ऑनलाइन पोर्टल पे प्रोवाइड करता है, जिसमें कोई भी अगर आर्बिट्रेशन या मीडिएशन का केस आता है या दो पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट होता है या फिर जब हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो ये लोग हमारे एप्लीकेशन के थ्रू, इस माध्यम के थ्रू आकर इस पर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपने मीडिएशन और आर्बिट्रेशन की बात करी, तो मीडिएटर और आर्बिट्रेटर का क्या रोल रहता है आपके स्टार्टअप में और कैसे आप इन लोगों के माध्यम से अपनी स्टार्टअप को एक अलग तरीके से फंक्शन करा पा रहे हैं? यस मैम, तो आर्बिट्रेटर का रोल ये रहता है कि जब दो पार्टीज़ आती हैं और पार्टी A या पार्टी B दोनों में से किसी एक को भी डिस्प्यूट अराइज करना है, जनरली ये फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स होते हैं। जैसे मान लेते हैं एक ABC बैंक है और एक पर्सन X है और वो ABC बैंक ने पर्सन X को लोन दिया और उन्होंने लोन वापस नहीं किया, तो उस पर एक डिस्प्यूट अराइज करता है ABC बैंक कि मुझे ये पैसे वापस चाहिए और इसके लिए मैं एक लीगल नोटिस क्रिएट करता हूँ। लेकिन क्योंकि आर्बिट्रेशन और मीडिएशन आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होता है, क्योंकि कोर्ट में पहले से ही काफ़ी केसेस एग्जिस्टिंग है और कोर्ट चाहती है कि ये सब इश्यूज़ बाहर में ही सेटल हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा और केस पे ज़्यादा, कोर्ट पे ज़्यादा बाहर नहीं पड़ेगा। तो उन सब चीज़ों में आर्बिट्रेशन और मीडिएशन काम आता है। तो जब हम लोग आर्बिट्रेटर, जब भी कोई पार्टीज़ आती है हमारे प्लेटफॉर्म पे तो हम लोग एक आर्बिट्रेटर असाइन करते हैं उस पार्टी के लिए कि हाँ ये आर्बिट्रेटर आपके केस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, इसे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो फिर वहाँ से आर्बिट्रेशन का रोल आता है। सेम इज़ फॉर मीडिएशन ऑल्सो, मीडिएटर का भी रोल यही होता है कि दो डिस्प्यूट को बीच में हमारे सुलह कराए। कैसे आर्बिट्रेटर और मीडिएटर को आप अपने स्टार्टअप में यूज़ करते हैं, सभी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कैसे करते हैं? यस मैम, तो इसमें 3 तरीके से होता है। हमारा एक SaaS प्रोडक्ट है और एक हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है। जो हमारा पहला प्रोडक्ट है SaaS, वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। यस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, उसका नाम है पार्थ। तो उस पर क्या होता है, जब मान लेते हैं ABC बैंक को प्रॉब्लम हुआ तो वो पार्थ पे आएगा, वो अपना अकाउंट बनाएंगे, अपने प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, वो डिस्प्यूट रेस करेंगे और उसमें असाइन करेंगे कि हाँ इस पार्टी के खिलाफ मेरा डिस्प्यूट है, इसे आना है हमारे पोर्टल पे और हमें इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है।
तो हम लोग वहाँ पे आर्बिट्रेटर का प्रोफाइल जनरेट करेंगे कि हाँ कौन सा आर्बिट्रेटर इसके लिए बेस्ट होगा, और आर्बिट्रेटर हम लोग उस पार्टी को असाइन करेंगे कि हाँ ये आर्बिट्रेटर आपके केस को रिजॉल्व करने में हेल्प करेगा। इन्फिनिक्स का मेन प्रोडक्ट है पार्थ, जो कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, जो कि अभी आपने बताया। तो पार्थ का क्या रोल प्ले है और इसको कैसे लोग यूज़ कर रहे हैं आपके स्टार्टअप में? यस मैम, तो जब भी कोई दो पार्टी के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो रहा है तो वो लोग पार्थ पे आते हैं, और ये काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो जाता है क्योंकि आपको फिज़िकली मीट करने का ज़रूरत नहीं है। कोविड के बाद हमने देखा कि काफ़ी लोग वर्चुअल मीटिंग और ये सब करने लगे हैं, इवन कि कोर्ट केसेस भी वर्चुअल मीटिंग पे होने लगी है। काफ़ी फेमस जस्टिस भी हैं जो मध्य प्रदेश के हैं, वो काफ़ी उनका वीडियो भी दिखाई दिया जाता है जो ऑनलाइन पोर्टल्स पे दिखाई देता है। तो ये काफ़ी अच्छे से शिफ्ट हो गया ये पूरा पैराडाइम ऑफलाइन से ऑनलाइन के मोड में। तो हमने भी ये सोचा कि प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं इन लोगों को, ताकि वो लोग अपना आर्बिट्रेशन और मीडिएशन इसी प्लेटफॉर्म पे कर सके और रिजॉल्व कर सके अपने डिस्प्यूट को। किस प्रकार से आप इन आर्बिट्रेटर्स या मीडिएटर्स तक पहुंचते हैं, इनको हायर कैसे करते हैं? यस मैम, तो आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रेशन का क्या सीन है, आर्बिट्रेटर लोग पहले से इंडियन के काफ़ी काउंसिल्स है जिसमें वो लोग अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवा चुके होते हैं, और वो पहले से रजिस्टर्ड होते हैं। ये एक्स ऑफिसर्स होते हैं या फिर रिटायर्ड जज होते हैं, जस्टिस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील होते हैं जो रिटायर हो चुके हैं। तो ये लोग एज अ आर्बिट्रेटर एक्ट करते हैं, और इनकी एक प्रोफाइल होती है। जैसे मैं टेक बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरी नीश है टेक, यानी कि अगर मुझसे कोई टेक का पूछेगा तो मैं उसे अच्छे से रिजॉल्व कर सकता हूँ कि हाँ ये प्रॉब्लम यहाँ आ सकती है। आपकी है जर्नलिज्म, तो आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से। तो आर्बिट्रेटर्स का भी एक बैकग्राउंड होता है, जो प्रोफाइल पे वो काम किया पहले से, तो उसमें वो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो हम लोग उस प्रोफाइल के बेसिस पे अगर केस फाइनेंशियल आ रहा है या कॉर्पोरेट का केस आ रहा है, तो हम लोग उसी आर्बिट्रेटर को चूज़ करते हैं जिसका फाइनेंशियल केसेस में काफ़ी अच्छा एक्सपर्टीज़ है या फिर पास्ट में उस पर वो काम किए हैं। तो उस प्रोफाइल को हम लोग दोनों पार्टीज़ के पास दिखाते हैं कि हाँ क्या आप इस आर्बिट्रेटर के साथ आप आगे जाना चाहते हैं, तो वो बोलते हैं हाँ या ना, उस पर हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। ये आर्बिट्रेटर्स और मीडिएटर्स तो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड रहते हैं जैसा आपने बताया, लेकिन ये आप पर या आपके स्टार्टअप पर किस प्रकार से ट्रस्ट कर पाते हैं आपके स्टार्टअप के साथ काम करने के लिए? यस मैम, तो हम लोग काफ़ी हमारे प्लेटफॉर्म पे काफ़ी अच्छे से प्राइवेसी पॉलिसी और ये सब प्रोवाइड किया गया है जिसको आर्बिट्रेटर अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्हें जो भी पेमेंट्स होते हैं वो टाइम टू टाइम मिलते हैं, कोई भी लेट नहीं होता, तो इससे ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। साथ में आर्बिट्रेटर को रेगुलरली नए केसेस मिलते रहते हैं, क्योंकि एक आर्बिट्रेटर अगर ऑफलाइन मोड में काम कर रहा है तो वो जनरली 1 या 2 केस हैंडल कर पाएगा, लेकिन ऑनलाइन मोड पे अगर वो कर रहा है तो वो काफ़ी केसेस को एक साथ हैंडल कर सकता है। तो आर्बिट्रेटर्स को आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड्स में काम करवाते हैं या सिर्फ ऑनलाइन? अगर ऐसा है तो क्यों? अभी हम लोग ऑनलाइन में मोड में करवा रहे हैं, क्योंकि इसका एक रीज़न है। ऑफलाइन मोड एक दिक्कत बन चुका था जब कोविड आया था। तो कोविड के वक्त जो भी केसेस होते थे वो जनरली लोग क्वारंटाइन फॉलो कर रहे थे गवर्नमेंट के हिसाब से, तो लोग मिल नहीं सकते थे। तो उस वक्त से हमारे पास ये एक पेन पॉइंट था कि आर्बिट्रेशन क्यों ऑफलाइन ही हो, ऑनलाइन भी तो हो सकता है। जब केसेस को सॉल्व किया जा सकता है ऑनलाइन, तो आर्बिट्रेशन भी हो सकता है। आर्बिट्रेशन में होता क्या है, 2 पार्टी को बस बात करना है, सुलह निकालना है और कुछ नहीं। तो क्या माइंड में आया कि ऑनलाइन आर्बिट्रेशन आपने शुरू करा? यस मैम, तो कोविड के बाद मैंने सोचा कि ये एक पेन पॉइंट है कि ऑफलाइन मोड में आर्बिट्रेशन नहीं, काफ़ी लोग ऑफलाइन मोड में ही करते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है उन्हें तो वो फिजिकली जाके करते हैं, लेकिन ये सब चीज़ पेन पॉइंट है। मतलब और क्या क्या पेन पॉइंट्स हैं जो आपने ऑब्जर्व करी? हाँ, तो मैम 3 मेजर पेन पॉइंट्स था। एक तो था आपका ऑफलाइन मोड में होना चाहिए, ये हमें ऑनलाइन कर दिया। तीसरा ये था आपका कि आपको डॉक्यूमेंट जो है वो फिजिकली सबमिट करना पड़ेगा आर्बिट्रेटर के पास, उसे हमने ऑनलाइन मोड में कर दिया ताकि सिक्योर भी रहे ब्लॉकचेन के थ्रू यूज़ करके। थर्ड हमने ये किया कि जो भी मेजर आर्बिट्रेटर्स हैं उनको एक बार में 1 या 2 केसेस नहीं हैंडल करना, उनको मल्टीपल केसेस एक साथ हैंडल कर सकते हैं और उससे उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है। ऑनलाइन आर्बिट्रेशन में आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर रहे हैं, किस प्रकार से हम जानना चाहेंगे? मैम, इसका पहला रीज़न ये था कि जब हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिला था तो उसमें काफ़ी अच्छे से ये लिखा हुआ था कि हमें ये कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना है। लिटिगेशन में क्या होता है, जो नॉर्मल कोर्ट केसेस जो आप सुनते हैं कि किसी ने चोरी किया या फिर मर्डर का केस, तो वो पब्लिक के लिए अवेलेबल होता है, वो कोई भी आके ऑनलाइन देख सकता है या फिर जाके वो कागज़ देख सकता है कि हाँ क्या क्या केसेस में क्या क्या चीज़ें बातें हुई थी। आर्बिट्रेशन में ये चीज़ नहीं है।
आर्बिट्रेशन काफ़ी कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ मेंटेन किया जाता है, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल मैटर्स होता है। कंपनी नहीं चाहती कि अपने सारे फाइनेंसेस को वो बाहर दिखाए या फिर पब्लिक के पास वो अवेलेबल हो फ्रीली। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के हम लोग ब्लॉकचेन यूज़ किया, क्योंकि इसमें ये हो जाता है कि जो आदमी ऑथोराइज्ड है सिर्फ उसी के पास एक्सेस होगा उस डॉक्यूमेंट का या फिर उस केस का। कब और कैसे ये ख्याल आया अनीश जी कि ऐसा कुछ करना है? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन आपको कब हुई? लगा कि एक गैप एग्जिस्टेंट है जिसको फिल करने की ज़रूरत है? यस मैम। तो जब हम लोग हैकाथॉन जीते तो पता चला कि ये चीज़ है ही नहीं अवेलेबल अभी तक, और काफ़ी लोग क्यों उस समय आपको क्यों ऐसा रियलाइज़ हुआ हैकाथॉन जीतने के बाद? क्योंकि मैम गवर्नमेंट का ये पेन पॉइंट था, तभी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने ये प्रॉब्लम अराइज़ किया कि क्या हम लोग ऐसा बना सकते हैं जो कॉन्फिडेंशियलिटी को भी मेंटेन करे और ट्रांसपेरेंसी को भी मेंटेन करे, ताकि जिसके पास अथॉरिटी हो बस वही डेटा देख सके या एक्सेस कर सके। तो इस रीज़न से हमें पता चला कि हाँ, ये एक पेन पॉइंट है गवर्नमेंट के पास कि लिटिगेशन का तो है, लेकिन वो आर्बिट्रेशन मीडिएशन का एक सिंगल डेटाबेस मेंटेन नहीं कर पा रहा है। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हम लोग ने ये चीज़ की। हम लोग एक स्टार्टअप शुरू करते हैं जो इस चीज़ को केटर करेगा। मतलब बेसिकली हैकाथॉन में विन करने के बाद आपको ये पेन पॉइंट दिखा और आपने उस पर काम करना स्टार्ट करा। एग्जैक्टली। अनीश जी, हम जानना चाहेंगे कि एक सोच आना और उसको ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन पर लेकर जाना, ये आपने किस प्रकार से इसके तरफ स्टेप्स लिए? यस मैम। तो जब हैकाथॉन हो रहा था तब तो हमने जीत गया, क्योंकि 3 दिन में हमें एक एप्लीकेशन बनाना था, लेकिन वो मार्केट रेडी एप्लीकेशन नहीं था। तो पहला था हमारा रिसर्च किस प्रकार के करना। एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे थे उस समय? उस वक्त एक सॉफ्टवेयर सर्विस ही बना रहे थे जिसपे एक आर्बिट्रेशन सेंटर आता था जो रजिस्टर करता था, फिर उसके अंदर के एडमिन्स आते थे जो रजिस्टर करते थे, और फिर अंदर के आर्बिट्रेटर्स और पार्टीज आते थे। तो आप पहले से ही आर्बिट्रेशन पे काम कर रहे थे? ये इस चीज़ पे हम लोग पहले से काम कर रहे थे। मतलब कब कुछ ऐसा माइंड में आया कि इस तरफ जाना है, या हाँ, कब और क्योंकि- कैसे ये ख्याल इमर्ज हुआ? यस मैम, क्योंकि बाहर में ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं अवेलेबल इंडिया के बाहर, लेकिन इंडिया में चीज़ अवेलेबल ही नहीं थी। तो हमने सोचा कि इसके थ्रू हम लोग एक प्लेटफॉर्म के थ्रू इस चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं जिसपे ये काफ़ी इजीली सबको एक्सेसिबल होगा। साथ में वहाँ पे एक और चीज़ पता चला कि एक्चुअल में जो पेन पॉइंट है वही नहीं है, और भी है। तो हम लोग इसका कैसे पता किया? तो रिसर्च किया हम लोगों ने। पहले हम लोग सीनियर आर्बिट्रेटर से डायरेक्टली बात करते थे कि सर क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम है, या फिर आप एक्चुअली में पेन पॉइंट आ कहाँ रहा है, आप लोग क्या चाहते हैं कि आप लोग के पास कैसा होना चाहिए डेटा, या आप कैसे उस चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं। तो फिर वहाँ से हमें फीडबैक मिला। वो फीडबैक को लिया हम लोगों ने, फिर आइट्रेट किया एक नया एप्लीकेशन में, फिर एक्स्ट्रा फीचर डाला। फिर एक प्रॉब्लम, एक और पेन पॉइंट आया कि काफ़ी लोग बोल रहे थे कि हम लोग ऑनलाइन मीडियम में सब ट्रस्ट नहीं करते हैं, हम लोग ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। तो उन लोगों के हम लोगों ने कुछ उन्हें समझाया, उन्हें एक्सपीरियंस गेन कराया कि कैसे ऑनलाइन इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। फिर एक और प्रॉब्लम होता है कि बड़े बड़े कंपनी के जो मालिक होते हैं जिनके खिलाफ आर्बिट्रेशन का केस चल रहा है, वो हमेशा आके पोर्टल पे अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। तो उनके ऑन बिहाफ ऑफ वो चाहते हैं कि कोई और कोई लॉयर हो या फिर कोई भी वकील हो, वो आके मेरे ऑन बिहाफ ऑफ पे ये मैटर सॉल्व करे। तो हम लोगों ने उस फीचर को भी ऐड ऑन किया कि हाँ, अब ऑन बिहाफ ऑफ ये पर्सन आ सकता है इस आदमी के, और वो भी इस चीज़ को सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है। तो ये मेजर 3 पॉइंट्स हम लोग। आर्बिट्रेशन के बाद के जो जजमेंट्स होते हैं, उन जजमेंट्स का अच्छे तरीके से फॉलो अप हो, वो जजमेंट्स इंश्योर हों, इसके लिए आपके क्या एफर्ट्स रहते हैं? यस मैम। तो आर्बिट्रेशन के बाद एक अवार्ड पास होता है। उस अवार्ड को लोग दोनों पार्टीज़ को फॉलो करना होता है। जैसे मान लेते हैं ABC बैंक ने बोला कि हाँ 5 लाख आप इस महीने दे दो, 5 लाख आप अगले महीने दे दो। मान लेते हैं XYZ ने 5 लाख इस महीने दे दिया लेकिन अगले महीने नहीं दिया, तो क्योंकि अवार्ड पास हुआ हुआ है, और अवार्ड एक लीगल बाइंडिंग होता है क्योंकि वो कोर्ट में जाके फिर साइन करवाना पड़ता है दोनों पार्टीज़ के थ्रू, और आर्बिट्रेटर भी अपना अप्रूवल देता है उस पर कि हाँ ये अवार्ड पास हुआ है। तो अगर वो नहीं करता इस चीज़ को फॉलो, या पार्टी फॉलो ना करे या फिर बैंक फॉलो ना करे, कुछ जो भी इसमें डिसीजन मेंटेन, जो भी अवार्ड पास हुआ है, अवार्ड इज जस्ट लाइक अ स्टेटमेंट कि आपको इस प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। तो अगर नहीं होता है तो फिर वो दोबारा या तो आर्बिट्रेशन के थ्रू जा सकते हैं या फिर केस में एक और फाइल कर सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है और हम दोबारा एक केस करना चाहते हैं इस पार्टी के खिलाफ, या फिर ये इन्होंने आर्बिट्रेशन को फॉलो नहीं किया। नॉर्मली जो केसेस होते हैं वो कोर्ट में रजिस्टर्ड हो जाते हैं, लेकिन किन किन तरीके के केसेस होते हैं जिनको आप स्पेसिफिकली डील करते हैं कोर्ट के असाइड में, कोर्ट की बिहाफ में, उनका सोल्यूशन करने के लिए? बेसिकली मैम ऐसे केसेस जो जज के बिना भी सॉल्व हो सकते हैं, जैसे डाइवोर्स का केस हो गया तो उसमें एक मीडिएशन होता है कि दोनों पार्टीज़ को, हस्बैंड एंड वाइफ को बुलाया जाता है और उनमें सुलह करवाया जाता है।
सेम चीज़ हो गया फाइनेंशियल मैटर्स में भी कि दो पार्टीज़ के बीच में अगर फाइनेंशियल कुछ डिस्प्यूट हो गया तो वो बोलते हैं कि हाँ हम 5 लाख आपको देना है, कब देना है, कैसे दोगे, क्या मैं इसको EMI में चेंज कर दूँ इस पूरे लोन अमाउंट को। तो ये सब जो बातें होती हैं ये आउट ऑफ द कोर्ट सेटल हो सकती हैं ऑन तो बिहाफ ऐसे ऑफ केस कोर्ट। ऑन बिहाफ ऑफ ऑन नॉट बेसिकली ऑन बिहाफ ऑफ कोर्ट बट हाँ उसको लीगल बाइंडिंग मिल जाता है कि उसे भी माना जाता है कि जैसे कोर्ट के अगर जज को किसी चीज़ को दिया ऑर्डर कि हाँ ये फॉलो होना चाहिए, उसी तरह आर्बिट्रेशन में भी एक पास होता है ऑर्डर्स और लास्ट में अवार्ड पास होता है, उस अवार्ड को उन्हें फॉलो करना होता है। अगर वो नहीं करते हैं तो वो दोबारा आर्बिट्रेशन कर सकते हैं या फिर दोबारा केस अराइज कर सकते हैं। अनीश जी, क्या कुछ चैलेंजेस आपने फेस करी स्टार्टअप को स्टार्ट करने से पहले? यस मैम, पहला तो मैम ये होता है कि फ़ंड कहाँ से रेज़ करें या फिर फ़ंड लाए कैसे इस एप्लीकेशन को बिल्ड करने में। तो इसमें हमारा टेक बैकग्राउंड काम आ गया है, तो हम लोगों ने पूरा एप्लीकेशन को ऑलमोस्ट फ्री में चलाया 2 साल। तो हमें कोई पैसा ही नहीं लगा पूरा एप्लीकेशन चलाने में, क्योंकि ये आपने कैसे करा? काफ़ी इंसेंटिव्स मिलते हैं मैम गवर्नमेंट की तरफ से भी। जैसे झारखंड गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है, बिहार गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, इवन कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्टअप इंडिया उनका भी एक प्रोवाइड होता है कि आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे या 6 लाख 4 लाख ऐसे ऐसे फंड्स होते हैं जो ग्रांट्स वो लोग देते हैं ताकि आप उसको यूज़ कर सके और आप उसको यूज़ करके आप अपने स्टार्टअप को आगे बिल्ड कर सकते हैं। तो पहले तो वो हो जाता है। फिर हमने एक आउटरीच करना स्टार्ट किया कि लोगों से मिलना शुरू किया। जैसे इंस्टीट्यूशन मेन होता है अपने एप्लीकेशन बना ले, लेकिन आपको अब उसका कस्टमर कैसे अपलाओगे, उसके लिए कस्टमर भी बेस चाहिए। तो कस्टमर के लिए हम लोग पहले स्टार्ट किया कि इंस्टीट्यूशंस या फिर उनके पास गए कि हाँ क्या आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, आप इसको कुछ महीने फ्री में यूज़ करिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर आप हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फिर ये सेकेंड चीज़ हो गया। थर्ड चीज़ हो गया कि हम लोगों ने गवर्नमेंट से डायरेक्टली बात करना शुरू, क्योंकि क्या इनमें से कोई गवर्नमेंट के ग्रांट्स या कुछ भी आपको अभी तक लाभ मिला? यस मैम, बिहार सरकार से हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिला हुआ है और इवन झारखंड सरकार से भी हम लोग बातचीत में है ताकि हमें वो गवर्नमेंट ग्रांट मिल सके। ओके। अनीश जी, फिलहाल में आपका स्टार्टअप किन किन प्लेसेस पे ऑपरेंट है और अपने स्टार्टअप के अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आप कौन कौन सी यूज़ कर रहे हैं? यस मैम, तो अभी पैन इंडिया स्टार्टअप अवेलेबल है। पूरे इंडिया में कोई भी लोग जा सकते हैं क्योंकि SaaS एज अ प्लेटफॉर्म है, मतलब SaaS एज अ सर्विस है, तो प्लेटफॉर्म बना हुआ है। वेबसाइट पे जाइए, आप अपने केस को वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं और हम लोग उसे रिजॉल्व करने में हेल्प करेंगे। और मार्केटिंग स्ट्रेटजी मेनली हम लोग स्टार्ट किए हैं PPC करना कि पेड पर उसमें पेड पर क्लिक हो जाता है। तो क्या होता है कि अगर मान लेते हैं हम लोग गूगल ऐड चलाया या मेटा ऐड चलाया, मेटा इज़ जस्ट लाइक फेसबुक, गूगल, मेटा, लिंक्डइन एड्स। यस एग्जैक्टली। तो गूगल मेटा लिंक्डइन ऐड जब हमने चलाया तो अगर वो यूज़र टारगेट ऑडियंस होता है, जैसे मान लेते हैं दूरदर्शन, तो जर्नलिज्म का कोई भी अगर ऐड चलेगा तो दूरदर्शन को हम लोग टारगेट कर सकते हैं और जो भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं उन लोगों को वो मोबाइल पे दिखाई देगा या फिर अपने लैपटॉप पे वो दिखाई देगा। तो अगर वो उस पर क्लिक करते हैं और अपना ईमेल आईडी देते हैं या फिर कुछ भी तरीके से अपना डिटेल देते हैं जिससे हम लोग उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसे कन्वर्जन कहते हैं। जब ये कन्वर्जन होता है तब वो हमारा बजट में से पैसा रिड्यूस होता है कि हाँ एक एक्चुअल कन्वर्जन आया। इसके अलावा आपने आउटरीच स्टफ्स के बारे में भी बताया था, ये भी हम जानना चाहेंगे। आउटरीच मार्केटिंग स्ट्रेटजी ये किस तरीके का है? यस मैम, तो आउटरीच स्टफ हो गया फिजिकल आउटरीच। तो हमारे कुछ मेंबर्स जाते हैं इंस्टीट्यूशंस के पास, वहाँ जाके एप्लीकेशन को समझाते हैं, उन्हें एजुकेट करते हैं कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो इसे आउटरीच हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। अनीश जी, इसके अलावा और भी आप मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को यूज़ कर रहे हैं अपने स्टार्टअप की ग्रोथ के लिए? बेसिकली मैम अभी तो PPC और आउटरीच ही यूज़ कर रहे हैं, मेटा एड्स, लिंक्डइन एड्स एंड फेसबुक एड्स, दीज थिंग्स। तो बेसिकली अभी यही यूज़ हो रहा है हम लोग। इससे पहले कि लोग आपकी स्टार्टअप को समझ पाएँ, सोसाइटी में एक्सेप्ट कर पाएँ और ये रियलाइज़ करें कि आपके स्टार्टअप की उन्हें एक्चुअली में ज़रूरत है, इसके पहले आपने लोगों के क्या कुछ व्यू पॉइंट चैलेंजेस को भी फेस करा? यस मैम, तो दिक्कत ये होता है कि सब लोग ऑनलाइन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। जैसे हो सकता है कोई गांव में एक आदमी है या कोई बूढ़ा आदमी है, उसे मोबाइल चलाना अभी सीखा है, उसने मोबाइल कैसे चलाया जाता है, और अब उन्हें हम बोलेंगे कि अगर आपका कोई केस भी तो आप इस पे आके कर सकते हो, तो इसमें वो एक फ्रिक्शन आ जाता है, उसे नहीं समझ में आता इस चीज़ को कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो क्या होता है कि उन्हें हम लोग एजुकेट करते हैं या फिर उनके ऑन बिहाफ ऑफ किसी एक पर्सन को असाइन करते हैं कि हाँ आप इनके बिहाफ पे कर सकते हैं। और तो वो वैसे लोग जो गांव के हैं, रूरल एरियाज के हैं या बूढ़े हैं, ऑनलाइन माध्यमों से उतने ज़्यादा अवगत नहीं हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन आर्बिट्रेशन को लेकर आपने क्या फैसिलिटीज़ रख रखी हैं? तो हम लोग डायरेक्टली कॉल सेवा भी प्रोवाइड करते हैं, जिस पर आप कॉल करके डायरेक्टली कर सकते हो बात हमारे एप्लीकेशन के किसी भी एक एग्जीक्यूटिव से कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, क्या आप मुझे हेल्प आउट कर सकते हो। तो हम उनसे वहाँ पे गाइड करते हैं कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं इस चीज़ को लेके। अनीश जी, जो भी चैलेंजेस आपने फेस करे, जो कुछ चैलेंजेस अभी आपने हमसे साझा करे, उन चैलेंजेस को आपने ओवरकम किस प्रकार से किया?
पहले तो मैम रिसर्च किया, सबसे ज़्यादा रिसर्च ज़रूरी होता है। तो हमने सीनियर आर्बिट्रेटर्स इन लोगों से बात किया कि सर इसे कैसे हम लोग फॉलोअप कर सकते हैं, इसमें क्या पेन पॉइंट हो सकता है या फ्यूचर में आप लोग के लिए क्या हेल्पफुल हो सकता है इस चीज़ में। तो हमने ये स्टार्ट किया। उसके बाद फिर जितने भी गवर्नमेंट एंटिटीज़ थे उनसे बात की कि आपके यहाँ कैसे ये काम होता है, एक्चुअली में आर्बिट्रेशन मेडिएशन फॉलो कैसे होता है। एक होता है थ्योरी, एक होता है प्रैक्टिकल। तो जैसे जो थ्योरी में लिखा वो ज़रूरी नहीं कि वैसे काम हो गवर्नमेंट में। प्रैक्टिकल जो है होता है वो चीज़ को हम लोग फिर फॉलो किए, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया इस एप्लीकेशन में। अभी रिसेंटली हमने एक और चीज़ लाया, क्योंकि एक ह्यूमन एरर हमेशा होता है। तो गवर्नमेंट के लिए हम लोगों ने क्या बनाया कि अगर आर्बिट्रेशन अवार्ड पास हो जाता है तो हो सकता है उसमें कोई चीज़ मिस हो जाता है, या फिर हो सकता है स्टैम्प मिस हो गया, या फिर दो पार्टीज़ के बीच का साइन मिस हो गया। तो हो सकता है जो क्लर्क उस पर अपलोड कर रहा है या जो एडमिन अपलोड कर रहा है वो मिस कर दे इस चीज़ को। तो हम लोग ने ये चीज़ ऐड किया है कि उस डॉक्यूमेंट में अगर कोई भी चीज़ मिसिंग होता है तो वो डॉक्यूमेंट का स्कोर दिखाता है कि ये इतना परफेक्टली स्कोर्ड है, 80 आउट ऑफ 100, 70 आउट ऑफ 100, और क्यों रीज़न से हम लोगों ने स्कोर कम किया। तो वो देख सकता है कि हाँ अच्छा ये चीज़ मिसिंग है इस डॉक्यूमेंट में। तो अगले बार जब वो करेगा तो उसको अपडेट कर सकता है, या फिर हो सकता है किसी और का ही अवार्ड ऐड कर दे। तो उस चीज़ को भी हम लोग सॉल्व कर देते हैं उस चीज़ के थ्रू। आपकी टारगेट ऑडियंस या क्लाइंट्स कौन कौन से रहते हैं जिनके ऊपर आपका मुख्य रूप से फोकस रहता है? बेसिकली हमारे टारगेट ऑडियंस या तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में जितने भी इंस्टीट्यूशंस आते हैं वो हैं। उसके बाद जितने भी लीगल टेक हैं, लीगल स्टार्टअप्स हैं वो हो गए। फिर लीगल इंस्टीट्यूशंस लाइक जो भी लॉयर्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं या फिर कॉर्पोरेट लॉज करवाते हैं, ये सब इंस्टीट्यूशन हो गए। फिर बैंक्स वगैरह हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट बैंक्स, गवर्नमेंट बैंक्स, दीज थिंग्स। उसके बाद आपके कोई भी नॉर्मल कंपनी जिसका कोई भी कंपनी का आर्बिट्रेशन हो सकता है तो वो भी हमारे क्लाइंटेल हैं। उसके बाद कोई भी एक पर्सन जिसके खिलाफ आर्बिट्रेशन चल रहा है वो भी आके हमारे मोड ऑफ ये एप्लीकेशन को यूज़ कर सकता है। अनीश जी, किसी भी स्टार्टअप को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो आपके स्टार्टअप को चलाने के लिए आपका रेवेन्यू जनरेशन मॉडल कौन कौन सा रहता है? एक तो हमारा मैम SaaS है, रेवेन्यू जनरेशन। इसका मॉडल कैसे काम करता है, मान लेते हैं एक बैंक आया, उसका डिस्प्यूट का अमाउंट है 10 लाख रुपीज़, और जब वो प्रोवाइड करता है अपना इन्फॉर्मेशन तो हम लोग उस पर कमीशन सेट करते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं 1000 से 10,000 के बीच में तो एक फ़िक्स्ड प्राइस रहेगा, 10,000 से 1 लाख के बीच में तो भी एक फ़िक्स्ड प्राइस रहेगा। 1 लाख से जैसे वो बढ़ता है तो उसमें हम लोग परसेंटेज ऐड कर देते हैं कि जो भी डिस्प्यूट अमाउंट होगा उसका इतना % हम एज अ कमीशन चार्ज करेंगे या फिर एज अ फ़ी चार्ज करेंगे, और उस फ़ी में से ही हम लोग आर्बिट्रेटर को भी कमीशन देते हैं। और ये और SaaS पे ये ऐसे काम करता है। ये बेसिकली हमारा एक पहला मॉडल है। और जो गवर्नमेंट के लिए हम लोग ने बनाया है तो वो इंस्टीट्यूशन लेवल पे काम करता है पूरा एप्लीकेशन। वो डेटा ना गवर्नमेंट से बाहर जाएगा ना गवर्नमेंट के अलावा कोई और आदमी उसको देख सकता है, वो एक्सेस कर सकता है। तो उसमें हम लोग मंथली फ़ीस लेते हैं कि हाँ आप इतना प्रोवाइड करते रहो हर मंथ, और हम ये प्लेटफॉर्म को अपडेट करते रहेंगे हमेशा। जिस SaaS की आप बात कर रहे हैं, पार्थ की, वो काम किस प्रकार से करता है आपके रेवेन्यू अर्निंग सोर्सेज में? यस मैम, तो पार्थ में आर्बिट्रेटर्स और मीडिएटर्स को हम लोग पहले तो कमीशन प्रोवाइड करते हैं। कैसे करते हैं, मान लेते एक बैंक आया, ऑन बोर्ड किया, उसने बोला कि मेरा 10 लाख का डिस्प्यूट है और पार्टी ए के खिलाफ है। तो पार्टी ए को एक ईमेल जाएगा और एक मोबाइल पर मैसेज जाएगा कि आपका ये अकाउंट नंबर है और आपका ये पासवर्ड है, आप इससे लॉगिन कर सकते हैं। जब वो लॉगिन करता है तो अपने पासवर्ड को चेंज करता है, फिर वो दोनों आर्बिट्रेटर को चूज़ करते हैं। हम लोगों ने डिफरेंट आर्बिट्रेटर्स प्रोवाइड करते हैं। अगर वो तो खुश नहीं है कि हाँ ये आर्बिट्रेटर मेरा केस नहीं करेगा या फिर कोई और आर्बिट्रेटर प्रोवाइड करे, तो हम लोग दूसरा आर्बिट्रेटर प्रोवाइड करते हैं। जब वो आर्बिट्रेटर को चूज़ कर लेता है तो वो आर्बिट्रेटर या तो 1 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 5। ये ऑड नंबर में चलता है आर्बिट्रेटर। नहीं, ये आर्बिट्रेटर्स आपके रेवेन्यू अर्निंग सोर्सेज में किस प्रकार से पार्थ में एक योगदान दे पा रहे हैं? जैसे मैम हम लोगों के पास क्या होता है कि आर्बिट्रेटर्स जब हम लोग ऑनबोर्ड करते हैं तो मल्टीपल आर्बिट्रेशंस एक बार में कर सकते हैं। तो हमारे पास क्लाइंट भी उससे ही ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रो हो रहा है अब। तो जितना भी पैसा हमें क्लाइंट देता है उतना ही पैसा आर्बिट्रेटर्स को भी मिलता है। तो वो चाहते हैं कि हाँ मुझे और मिले, क्योंकि और क्लाइंट मेरे पास आए, और क्योंकि एक बार में मल्टीपल क्लाइंट्स को हैंडल कर पा रहे हैं तो उन्हें भी फ़ायदा हो रहा है, उनके थ्रू हमें भी फ़ायदा हो रहा है। और सब कुछ पार्थ SaaS के थ्रू आप रेगुलेट कर रहे हैं? सारा कुछ पार्थ के थ्रू। अनीश जी, फिलहाल में कितने लोग आपके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं जिनको आपके स्टार्टअप के माध्यम से एक अर्निंग मिल पा रही है? इनडायरेक्टली मैम 14, डायरेक्टली मैम अभी अराउंड 8 लोग जुड़े हुए हैं जिन्हें डायरेक्टली हमें किस माध्यमों से? तो पहले तो 6 डायरेक्टर्स हो गए, फिर SaaS के जो प्लेटफॉर्म यूज़र्स हैं वो हो गए, फिर आर्बिट्रेटर्स हो गए, मीडिएटर्स हो गए। तो इन लोगों को हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फंडिंग मिल गया। जितने भी लोग आपके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं एक अर्निंग के लिए, उनके साथ आपका रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल किस प्रकार से है? अभी डायरेक्टर्स जो है वो तो विदाउट सैलरी अभी काम कर रहे हैं, लाइक ऑलमोस्ट निल, बट जो लोग हैं उन्हें सैलरी मिलती है।
दुबई आपका की नेक्स्ट वे फॉरवर्ड विजन क्या है? अगले 5 से 10 सालों में आप अपने स्टार्टअप को कहाँ खड़ा देख रहे हैं, किस लेवल पे और किन सेक्टर्स में सर्व करते हुए देख पा रहे हैं? यस मैम, तो हम लोगों ने अभी तो इंडिया को पहले कवर करना है कि सारे इंस्टीट्यूशन जो इंडिया में है, क्योंकि इसका केस एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। जैसे इकोनॉमी ग्रो कर रहा है इंडिया के, उसी तरह से आर्बिट्रेशन मेडिसिन का केसेस भी ग्रो कर रहा है। जब पैसा सरकार और जैसे पैसा अगर गवर्नमेंट में आ रहा है या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन में आ रहा है या फिर देश आगे बढ़ रहा है, तो इकोनॉमिकली वो बढ़ रहा है, लेकिन उसी में प्रॉब्लम भी आती है आर्बिट्रेशन की, मीडिएशन के थ्रू हेल्प करने का, कि फाइनेंशियल इशूज़ इसके थ्रू सॉल्व करें। तो इसका ग्रोथ रेट बहुत हाई है, तो हम लोग भी इसको स्केल करना चाह रहे हैं ताकि इंडिया पहले केटर कर सके, फिर इंडिया के बाद हम लोग चाहते हैं कि बाहर के कंट्रीज़ को भी केटर करें, यूके, सिंगापुर, लाइक साउथ ईस्ट एशिया, ये सब के कंट्रीज़ को भी केटर कर सके। अनीश जी, जो भी लोग आपके स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं एक रोजगार के माध्यम से, तो उनके साथ आप रेवेन्यू एग्जैक्टली किस प्रकार से शेयर कर रहे हैं? जो भी इनकम आपको मिल रही है उसका हिस्सा उन्हें कैसे मिल रहा है? उन्हें सैलरी के फॉर्म में मिल रहा है या फिर कमीशन के फॉर्म में मिल रहा है अभी। ओके, कोई एक संदेश जो आप न्यू स्टार्टअप बिगिनर्स के लिए देना चाहेंगे? 3 लेसन्स जो मैंने सीखा है वो ये कि हो सकता है आपके पास जो आइडिया है वो एक्चुअली नीड ना हो, तो अपने आइडिया को पहले इवॉल्व करिए कि एक्चुअली में पेन पॉइंट है क्या। हो सकता है आपने कोई आइडिया जनरेट किया लेकिन एक्चुअली में इस चीज़ का कोई नीड नहीं है, तो आप पहले उस आइडिया को एक्चुअली में समझिए या फिर उस फील्ड में जो भी काम कर रहा है उससे एक बार अप्रूवल ले लीजिए, ताकि हाँ ये आइडिया सच में काम करेगा। दूसरा हो गया, आजकल क्या हो रहा है कि स्टार्टअप आ रहे हैं और तुरंत फंडिंग रेज करना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ सही नहीं है। पहले आप बूटस्ट्रैप ट्राई करिए, ताकि उसके बाद फंडिंग और इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर चाहिए। अनीश जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।